नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक मुद्दे पर। इससे पहले दोस्तों, आप इस साइंस गैलेक्सी परिवार का अगर आप सदस्य बनते हैं तो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए सौभाग्य की बात होगी और हम और आप दोनों मिलकर के देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में अपनी समझ साझा करेंगे और आप सब लोगों की राय और कमेंट लोगों तक पहुंचाएंगे कि लोगों का क्या सोचना है किस चीज के बारे में। चलिए दोस्तों, आज अब हम बात करते हैं आरक्षण महासम्मेलन की बात करते हैं जो बांसवाड़ा में आयोजित हुआ है। उसके कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर उठाएंगे और ये बताएंगे कि जो आपके 84 विधायक हैं राजकुमार रौत, उन्होंने क्या कहा है। हाँ दोस्तों, जो 84 के विधायक हैं राजकुमार रौत, अभी आपको हाल ही में बता दें कि ये 2018 में जो चुनाव हुआ था वहाँ पहली बार ये चुने गए थे वहाँ से विधायक, अब दूसरी बार ये क्या है विधायक चुने गए हैं। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इन्होंने क्या इस महासम्मेलन में बात की है उसके बारे में हम आपको चीज़ें बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम ये बता देते हैं आपको कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर हम अपनी राय रखेंगे। जैसे दोस्तों, उन्होंने बात की, राजकुमार रौत ने बात किसकी की है, क्या राजकुमार रौत की बात हुई है, क्या वहाँ पर जो और नेताओं की बात जैसे महेंद्र मालवीय की बात करें, जैसे वहाँ पर आपके बीजेपी की बात करें, वहाँ पर जो कांग्रेस की बात हुई उसके बारे में भी बात करेंगे और वहाँ जो वोटिंग के बारे में बात हुई उसके बारे में भी बात करेंगे, जो भील प्रदेश के बारे में बात हुई उस पर भी बात करेंगे, संविधान के बारे में क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपके आरक्षण पर क्या बोला उसके बारे में भी बात करेंगे, आपका शिक्षा एजुकेशन पर क्या बोला उन्होंने उस पर भी दोस्तों बात करेंगे, उन्होंने कुपोषण पर क्या बोला दोस्तों उस पर भी हम अपना नजरिया रखेंगे कि उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, उन्होंने मीडिया पर को किस हिसाब के प्रकार से घेरा है उस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे और उन्होंने दोस्तों जो नेता जो पॉलिटिशियन हैं उन पर भी बात करेंगे, हम जो आदिवासियों के हक हैं दोस्तों उन पर भी मुद्दा पर हम उठाएंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो बेरोजगारी है जिस पर कोई बात नहीं करता उस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और जमीनी हकीकत देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर देश दुनिया में और इसके बारे में राजकुमार रौत का क्या कहना है, उन चीज़ों के बारे में दोस्तों हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 5वीं अनुसूची की बात का उन्होंने जिक्र किया है, जो हमारा राजकुमार रौत हैं उन्होंने 5वीं अनुसूची का जिक्र किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 12 अनुसूचियों में से जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जाति के लिए ही है, जो क्या अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की क्या करती है दोस्तों, रक्षा के बारे में दोस्तों बात करती है। अब अगर दोस्तों बात करें वहां पर तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज बोला हुआ है, तो दोस्तों उन्होंने इन चीज़ों पर मुद्दा रखा हुआ। अब देखिए दोस्तों, बात इस पर भी हम कर लेते हैं कि क्या आपके आदिवासियों की लोग, उन्होंने ये कहा है कि जब जैसे ही मैं यहाँ से जीत करके मैं लोकसभा में पहुँचूंगा तो वहाँ पर मैं आदिवासियों के हक की जो बात है उनके हक की लड़ाई वहाँ पर जाकर के मैं सदन में लड़ूंगा और उनको ये अवगत कराऊंगा कि आपने जो इनके लिए रिजर्वेशन किया है, आपने क्या हक दिए हैं, मैं वहां पर जाकर के उनसे पूछूंगा, आपसे वो चीजें मैं पूछूंगा कि आपने क्या क्या आज आदिवासियों को दिए हैं जो आज आप दावा करोगे कि मैंने आदिवासियों के लिए कुछ किया है। तो दोस्तों उन्होंने इस चीज पर पूछा है कि मैं आखिर वहां पर जाकर के उठाऊंगा कि आपने आज तक किया क्या है आदिवासियों के लिए। आदिवासी लोग इतने समय से आपको वोट देते आ रहे हैं और आप लोगों ने जो कुछ भी संविधान में है उस चीज को भी आप धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। इसके बारे में भी राजकुमार रौत ने उस जो सम्मेलन है उसमें बड़े उस मजबूती के साथ अपनी बात को युवाओं के सामने रखा।
आपको दोस्तों बताते हैं कि उन्होंने और भी दोस्तों क्या कहा। उन्होंने दोस्तों ये भी बोला है कि अगर ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माण में या देश की आज़ादी में इन जो आदिवासी हैं या इनका कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट उन महापुरुषों के नाम गिनाए, चाहे वो टांट्या भील हों, चाहे और कुछ भी हों। वैसे बहुत सारे उन्होंने नाम गिनाए जिनका ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्थानीयों के नाम बताए जो उस क्षेत्र के हैं, जो बांसवाड़ा और इनसे डूंगरपुर से, उदयपुर से रिलेटेड हैं। इन सब के उन्होंने नाम बताए और कहा कि इन्होंने जो योगदान दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज उन्हीं के जो पूर्वज हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहे हैं। आगे उन्होंने बोला हुआ है और भी उन्होंने लोगों को और वहाँ की जो भीड़ है उनको संबोधित करते हुए दोस्तों कहा है कि आप संविधान, उन्होंने कहा कि संविधान में जो प्रावधान थे उनको तो साथ में लागू नहीं किया, क्योंकि वो पता है कि ये अगर लागू कर देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये जागरूक हो जाएंगे। और दोस्तों उन्होंने एक चीज और भी बताया है, उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले सालों में देखा जाए तो आज के समय में शिक्षा की हालत खराब होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हैं और जो स्कूलों की स्थिति है वो निरंतर खराब होती जा रही है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया हुआ कि अगर आप देखें तो जो देश पर, अगर उन्होंने बोला कि जो पहले की तुलना में अगर कर्जे की बात की जाए तो देश पर 4 गुना से ज़्यादा कर्जा हो गया है। और दोस्तों उन्होंने कुपोषण पर भी अपना बयान रखा है। उन्होंने कहा है कि कुपोषण की अगर आप देखें बात तो देश में कुपोषण पिछले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि जरूर मतलब देश की एक विकसित श्रेणी की उस पर टैग लगाया जा रहा है, विकसित उसमें रखा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और जो खास करके जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र हैं उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय है। इसके बारे में उन्होंने और भी आगे बताते हुए कहा है कि जब उन्होंने कहा कि मीडिया का सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि देश में जो कुछ हो रहा है, देश में जो कुछ सच्चाई घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में कुछ मीडिया लोग सही खबरें छापते ही नहीं है। जब सही खबरें छापी नहीं जाएंगी तो आप और हम लोगों के सामने सच्चाई नहीं आएगी और लोग अंधेरे में रहेंगे। और आजकल यही हो रहा है कि युवाओं को अंधेरे में रखा जा रहा है क्योंकि रियल न्यूज को कहीं छापा ही नहीं जा रहा है। आगे उन्होंने दोस्तों एक चीज और भी कहा है कि उन्होंने अपने नेताओं पर भी वो बताया हुआ है कि आज ऐसा नहीं है कि नेताओं लोग हमारे इसके नहीं है। कहने का सीधा साफ है, कहने का कहना है उनका कि जो आदिवासी नेता भी हुए हैं आज भी आदिवासी नेता हैं, लेकिन वो जैसे ही राजनीति में गए और उन्होंने क्या किया है, अपने भाइयों के, अपने समाज के कोई भी मुद्दे उन्होंने वहां पर जाकर के नहीं उठाए हैं, बल्कि वे उन्हीं की हाई कमान की बातों में मानने में लगे रह गए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे दल बदल नेताओं पर भी कमेंट किया हुआ है कि जो अपनी पार्टी के नहीं हुए, जो जिन्होंने आदिवासी समाज लोगों ने बनाया उनके नहीं हुए, तो वो आप लोगों के क्या होंगे, इस पर भी उन्होंने अपना कमेंट किया हुआ है। और देखिए दोस्तों उन्होंने एक चीज और भी उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पाठ्यक्रम में आज ऐसी कोई भी चीजें नहीं लाई जा रही हैं या कोई भी चीज बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही हैं जिससे बच्चों का बौद्धिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सके, बल्कि उन्होंने ऐसी चीजें हैं जो फालतू चीजें डाली जा रही हैं सिलेबस में जिसका जिंदगी में कोई भी उतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। उन्होंने पार्टियों पर भी सवाल उठाए हुए हैं तो कि विभिन्न पार्टियों में क्या बुराइयां और हमारे अंदर क्या बुराइयां। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों में हाई कमान तय करता किसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी में ये तय किया जाता है, एक आम लोग तय करते हैं कि टिकट किसको दिया जाएगा। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ हूँ तो मेरा मतलब है ये है कि मैं अपने लिए यहाँ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूँ, बल्कि मैं सभी, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो और भी अन्य ऐसे वर्ग हों जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो कुपोषण से लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं
उनको जिनके छतें नहीं हैं उनको मैं सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूँ और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज़ और भी आगे कही हुई है कि मुझे अपने क्षेत्र में कहीं प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे वोट माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, वो मेरे हर वोटर हैं, वही मेरे कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मुझे इस तरह से जिताया है कि जो पूरे राजस्थान में वोट की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा वोट मेरे को ही मिले हैं। और आगे उन्होंने एक चीज़ों को और भी बताया, अब उन्होंने इस मुद्दे पर भी दोस्तों बात किया है कि संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी बताया और उन्होंने एक चीज़ जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय होता है, उसके बारे में भी कहा कि आजकल कुछ नेताओं पर इतनी रेड पड़ रही है, वो उसके वजह से मतलब क्या कर रहे हैं, पार्टियां छोड़ करके दूसरी विपक्षी पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं उन पर ईडी की रेड ना पड़ जाए। इस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन की बात भी की हुई है आगे। अब देखिए दोस्तों, मैं अब आपको कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं जो आपके नॉलेज की दृष्टि से, आपकी ज्ञान की दृष्टि से और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूं कि आखिर अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, गरीब तबका के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, मैं उनके बारे में दोस्तों आपके सामने पॉइंटों को रखता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं आर्टिकल के बारे में कि आपको संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या आपकी वर्णन है। दोस्तों, आपको जो अनुसूचित जो आर्टिकल 46 है दोस्तों, वो क्या कहता है कि समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे तो इनके क्या है, चाहे एससी एसटी, इन सभी का क्या होगा, ध्यान रखा जाएगा, अर्थात उन्हें सामाजिक न्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषण से मुक्त रखा जाएगा। ये आर्टिकल 46 बोलता है दोस्तों। आपका दोस्तों जो आर्टिकल 15 है, वो क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में आपको आरक्षण का प्रावधान करता है, जो क्या है, कमजोर वर्ग हैं दोस्तों। जो क्या है, आपका जो आर्टिकल दोस्तों 16 है, वो पदों तथा सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, कम जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और दोस्तों आपको बताएं जो आर्टिकल 13-23 है दोस्तों, वो क्या करता है, चाहे देह व्यापार हो, चाहे भिक्षावृत्ति हो, चाहे बलात् श्रम हो, चाहे एससी एसटी वर्ग का इसमें विशेष महत्व है, क्योंकि ये ज़्यादा इसी लोग से पीड़ित होते हैं। तो इसी आर्टिकल में बंधुआ मजदूरी, और चाहे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 की बात हो, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 कहता है दोस्तों कि चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई खान हो, चाहे कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य क्यों ना हो दोस्तों, वहां पर 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। अर्थात दोस्तों बाल मजदूरी जो निषेध है, उसको मतलब इसमें कहा गया है, जो एससी और एसटी के लिए विशेष महत्व रखता है। आगे आपको दोस्तों बताएं संविधान की जो 5वीं अनुसूची है दोस्तों, जो 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों और उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दोस्तों बात कही गई है दोस्तों। इसी तरह से अनुसूची नंबर 6वीं कहती है चाहे असम के हों, चाहे मेघालय हों, त्रिपुरा हों और मिजोरम हों, इनके जनजाति और प्रशासन के नियंत्रण के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। और दोस्तों संवैधानिक प्रावधान की उनकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके राजनीतिक पदों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 164, ये क्या कहता है दोस्तों कि आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और भी ऐसे क्षेत्र जहां मतलब जहां पर कुल मिलाकर ये ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पर एक उनका एक मंत्री होगा जो उनके बारे मतलब इस समाज से ही क्या होगा, वो मंत्री होगा जो एससी एसटी और इनके मुद्दों की बात करेगा और भी अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके मुद्दों को बाहर साधक होगा। अगला दोस्तों आर्टिकल है 243 का घ, ये दोस्तों पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात करता है, अर्थात आपका जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का मुद्दा रखता है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 330 की बात करते हैं। ये दोस्तों आपको लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितना रिजर्वेशन होगा सीटों का, उसके बारे में दोस्तों बात करता है।
एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 332। ये दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या आरक्षण का प्रावधान रहेगा इसकी बात करता है। और आपको बता दें एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है 334। ये क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जातियां हैं और जनजाति हैं इनका आरक्षण आपका जारी रहेगा। ये आर्टिकल करता है 334। और मतलब वैसे तो मूल संविधान में कहा गया था कि 70 वर्ष तक जारी रहना चाहिए और भी आगे तक अब जारी रहेगा, इसका गारंटी 334 देता है। आर्टिकल नंबर 244 ये दोस्तों क्या कहता है, इसका कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख कौन सा करता है, 244। एक और दोस्तों आर्टिकल है 244 का, ये असम के कुछ अनुसूचित जनजाति को समावेश करने वाले दोस्तों ये क्या है, प्रावधान है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको वो सब चीजें के आर्टिकल बता दिए हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है। चलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा है, आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई है, इससे आपको क्या फायदा हुआ है, ये जरूर आप बताइए। आपको अपने हक के अधिकार में, आपको संविधान में आपके लिए क्या है, इस पर अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इस सब घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, आपके प्रदेश में क्या कैसी चीजें हैं, किस चीज का माहौल है, वो कमेंट में पिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मेरी तरफ से जय जोहार, मेरी तरफ से। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये किस तरह का वीडियो लगा। धन्यवाद।